स्टार्ट करते हैं। जो क्लास टेंथ में हमारे पास साइंस का पहला पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी फिजिक्स। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे फिजिक्स क्या चीज होती है हमारे पास, पहले उस चीज को डिस्कस करेंगे। सर फिजिक्स इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं वहां पे हम फिजिक्स के साथ डील करते हैं। ठीक है ना, तो फिजिक्स में क्या चीज पढ़ते हैं हम जब भी हम नेचर के साथ डील करेंगे। सर नेचर के माने क्या है, कोई भी चीज जो आपको इर्द गिर्द दिखती है दैट फिनोमेना दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना। फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल कि आपके पास जो पानी है ना, वाटर, इट गोज फ्रॉम अप हिल टू डाउन हिल, है ना, अप हिल टू डाउन हिल, पानी ऊपर से नीचे आ जाता है। अब इस प्रोसेस को आप स्टडी करते हो, क्या ये नेचुरल फिनोमेना है? हाँ, ये कुदरती फिनोमेना है, ये खुद ब खुद ही फिनोमेना होती है। सो विल से दैट ये हमारे पास जो बेसिक चीज आ जाएगी ये एक ब्रांच ऑफ साइंस में आ जाएगा, दैट वी कॉल्ड एज ए फिजिक्स। ठीक है ना, सो फिजिक्स में हम डील किसके साथ करते हैं? नेचर, नेचुरल फिनोमेना, जो भी चीज हमारे पास यहाँ पे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। We take an example, पानी का ऊपर से नीचे की तरफ आना, that is an example of natural phenomenon, या volcanic eruption। आपको पता है कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उधर से मैग्मा निकलता है कि नहीं? फिर आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, वहां पे डिफरेंट टाइप के फिर रॉक्स बनते, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, डिफरेंट काइंड के। अब ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है इसकी बेसिस क्या है, ये किस तरीके से होता है, क्या फिनोमेना वहां पे हमारे पास वहां पे डील करता है, वो भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं? फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि वो भी एक कौन सा फिनोमेना हमारे पास है? नेचुरल फिनोमेना हमारे पास। अच्छा, गाड़ी चलती है, पेट्रोल हम डालते हैं या डीजल हम डालते हैं या कैरोसिन या कोई भी तरह की, डिपेंड करता है फ्यूल किस टाइप का होगा। ठीक है ना, वहां पे आपके पास वो गाड़ी का चलना, ये कैसे चलती है, दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना। और ये कैसे आपके पास होता है, ये आपके पास वहां पे कैसे होता है, ये भी नेचर में होता है। अब नेचर में पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि जो कुदरती प्रोसेस होगी, नो, जो प्रोसेस नेचर में कोई होती है उसका काज क्या है, वो चीजें जो हम पढ़ते हैं वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, या आप ऐसे करते हो कि बैटरी में हमारे पास क्या होता है, केमिकल एनर्जी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो यूज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? ये कैसे कन्वर्जन होता है? दैट्स आल्सो इन नेचर। ठीक है, सो क्या काज से ये कैसे होता है, हियर वी स्टडी हाउ, व्हाई नॉट, मतलब कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो सकता था, वो चीजें यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में अगर आपको देखो, बहुत सारे बोलेंगे आपको ये एक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन दिया जाएगा किसके रिलेटेड, फिजिक्स के रिलेटेड, लेकिन आपको सिंपल अल्फाज में अगर बोला जाएगा तो आपको बोलना है वहां पे हम जो भी नेचर में हमारे पास है उसके बारे में जब भी हम डील करते हैं वी डील विद द फिजिक्स। ठीक है, बात है कितनी प्रोसेस आपको दिमाग में आएगी, हजारों लाखों में आपके पास प्रोसेस आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी आपके पास जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं नेचर में आपके पास है, नेचर में इन कंटेक्ट है। जब भी उनके बारे में आप पढ़ते हो आप फिजिक्स के बारे में वहां पे पढ़ते। ठीक है, ये छोटी सी चीज थी जो आपको समझना था। ठीक है, अब क्लास 10th में जो आपका फिजिक्स का पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, इसका सिलेबस, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, इन क्लास 10th यू हैव 5 यूनिट्स, आपके पास 5 यूनिट्स है किसके, फिजिक्स के। ठीक है, फिजिक्स पोर्शन का आपके पास कितने आपके पास चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स है। एक्चुअली दीज आर 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स के माने मेरे ये मतलब है कि आपके पास छोटे छोटे सब टॉपिक्स या छोटे छोटे चैप्टर्स इसमें आ जाएंगे। एक बड़ा सा आपके पास एक चैप्टर मान सकते हो, उसको हम यहाँ पे यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, जब भी मैं कभी कहूं यहाँ पे आपके पास यूनिट, इट मींस आपके सेंस के हिसाब से इसका मतलब है चैप्टर। ठीक है ना, तो आपके पास कितने चैप्टर्स हमारे पास है, 5 चैप्टर्स। कौन कौन सा? पहला ही अगर आपने देखा होगा दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपके पास एक पहला
मैं बताऊंगा यूनिट एक बड़ा सा चैप्टर आपके पास, क्योंकि इंटरनली आपके पास 2 चैप्टर यहाँ पे आ जाएंगे। एक कौन सा पार्ट आ जाएगा, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, दूसरा कौन सा आ जाएगा, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ये पहला यूनिट हमें जो डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे आ जाएगा दैट विल बी ह्यूमन आई। ह्यूमन आई ये भी आपके पास कहीं ना कहीं इसी चैप्टर के साथ रिलेटेड है, क्योंकि आपको मालूम है हम जो देखते हैं अपने दाएं बाएं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास जो अंदर आपके पास डिफरेंट पार्ट्स है आई के, कहीं ना कहीं हमारे पास रिफ्रैक्शन का यूज होता है। अब ये कैसे होता है हमारे पास, ये डिफरेंट तरीका क्या है, कैसे लाइट एंटर होती है, फिर कैसे आप इसमें यहाँ पे प्रोसेस होती है, प्रोसेस करके हमारे पास अल्टीमेटली कैसे इमेज बनती है, ये सारा कुछ हमें कहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, ह्यूमन आई में। ठीक है ना, ये तो बेसिक आपने कम से कम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, कम से कम बेसिक 8th 7th 8th क्लास में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। सिर्फ रिफ्लेक्शन लाइट का ही नहीं होता है, रिफ्लेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। रिफ्लेक्शन हो सकता है साउंड का भी, है कि नहीं, रिफ्लेक्शन साउंड का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वापस आना आवाज का, जब भी ये वॉल के साथ टकराएगा किसी और चीज के साथ टकराएगा। ठीक है ना, मोर स्मूथ सरफेस तो रिफ्लेक्शन वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आप इरेगुलर सरफेस होगी तो आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन वहां पे हो सकती है, और हमेशा रिफ्लेक्शन नहीं होती है, आपके पास वहां पे साउंड या लाइट ट्रांसमिट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक मीडियम से दूसरा हम आगे जाके सीखेंगे उसको हम रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे ह्यूमन आई में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा जो आपके पास यहाँ पे यूनिट है, थर्ड यूनिट, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए आपको यूजुअली पता है कि घर में देखो लाइट आ रही है, अभी हमने बता दिया कि लाइट चली गई थी। ठीक है, एक्चुअली व्हाट इज द रीजन, कैसे आपके पास वहां पे कुछ ना कुछ करके सारे जितने भी हाउस होल्ड्स है उन सब में लाइट चली जाती है, ऐसा क्या कुछ होता है वहां पे, वो क्या करते हैं, कैसे आपके पास इस सर्किटरी होती है घर में भी। ठीक है ना, अब क्या तरीका आपके पास ऐसा है, क्या जरूरी नेसेसरी चीज ऐसी है कि जब भी आपके पास कहीं ना कहीं वहां पे स्विच को वो क्लोज करते हैं, मतलब सर्किट को क्लोज करते हैं, हम घर में बताते हैं स्विच ऑन या क्लोज, स्विच ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ हम यहाँ पे वो हम कहते हैं ट्राइबल लैंग्वेज यूज करते हैं। ऑन कहते हैं कि करंट इसमें आती है, ऑफ कहते हैं करंट नहीं होती, एक्चुअली है क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट। ठीक है ना, क्लोज्ड जब भी चीज होता है तो इसका मतलब जोड़ लगता है, जोड़ लगता है तो यहाँ पे करंट आपके पास होती है। स्टिल देखो आपको मालूम है यहाँ पे कॉपर वायर्स लगा के है। अब ये जो कॉपर वायर्स वहां पे है, मुझे बता जब इनमें लाइट होती, क्या इनका नेचर जो आपके पास क्या डिफरेंट टाइप की वायर वहां पे होती है, नहीं, या लाइट इनमें जो आपके पास करंट पास नहीं होता तब क्या और एक टाइप की वायर होती है, नहीं, वायर आपके पास करंट पास हो या आपके पास करंट पास ना हो, वायर सिर्फ एक ही है पर्टिकुलरली। अब क्या रीजन यहाँ पे ये है, उस वक्त क्या चीज ऐसा होता है जब आपके पास घर में पावर आता है, मींस लाइट आती है आपके घर में, तब वो लाइट जो आपके पास आती है ये वायर में से ऐसा कुछ क्या होता है कि करंट वहां पे जनरेट होती है। ठीक है, वो सारी चीजें हम कहां पे डिस्कस करेंगे, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी में वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, सिमिलरली आपके पास फोर्थ यूनिट है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, करंट। ठीक है, इन द सेम वे अगर आपने देखा होगा बचपन में एक्सपेरिमेंट की होगी, एक एक्टिविटी कर लेना आपने देखो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ऐसे आप दूसरा ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कि जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेट्स सपोज देखें कॉपर वायर। ठीक है ना, अब इसमें करंट पास की हमने, अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक आप यहाँ पे मैग्नेट लाओगे, एक हॉर्स शू मैग्नेट लाओगे, कोई भी मैग्नेट या बार मैग्नेट, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, डिपेंड करता है कि ये रिपल कर सकता है या क्या कर सकता है, अट्रैक्ट, डिपेंड करता है कि लाइक पोल्स या अनलाइक पोल, आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये कैसे होता है, क्या प्रॉपर्टी ऐसी है, तो करंट की वजह से इसके इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट होता है, वो फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं। वो कैसे जनरेट होता है, कैसी फोर्स उस पे आता है, कब ये रिपल करेगा, कब ये अट्रैक्ट करेगा, ये सारी चीजें क्या है वो हम किस में डिस्कस कर लेंगे, दैट विल बी इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, दैट विल बी इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, और लास्ट हमारे पास यहाँ पे आपके पास एक चैप्टर है, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो भी आपके पास एनर्जीज है
ये कहां से आते हैं? बेस्ट सोर्स आपने पढ़ा होगा बच्चों, सोलर एनर्जी, ठीक है ना, सबसे, ठीक है। फिर इस तरह आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी देखी होगी, मतलब करंट का जनरेट करना यूजिंग द वाटर, मतलब पानी से, ठीक है ना। हाइड्रो मतलब वहां पे आपके पास वो पानी का मतलब है, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक हाइट से आपके पास वहां पे पानी गिरता है, फिर टरबाइन को घुमाता है, फिर घूम करके डायनेमो होता है, करंट जनरेट होती है। या टाइडल एनर्जी हमारे पास होती है, या जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब आपके पास हीट, ठीक है ना, वो जनरेट करना, ठीक है। या आपके पास फॉसिल फ्यूल से आप एनर्जी को जनरेट करते हैं। वो सारी एनर्जीज कैसे हम जनरेट करते हैं, क्या प्रोसेस हमारे पास होती है, क्या कोई ऐसी टाइप की एनर्जी जो हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। कुछ आपके पास फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जॉस्टेबल होते हैं, कुछ नॉन एग्जॉस्टेबल होते हैं। वो सारे क्या आपके पास है, वो हम किस में डिस्कस कर लेंगे, दैट विल बी इन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये सारा का सारा पहले, क्योंकि हम जो सेक्शन उठाएंगे पहले फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, देन आफ्टरवर्ड्स टीचर आपके पास है जो कि आपको बायोलॉजी आपको पैरेलल में पढ़ाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमारे पास ऐसे ही रहेगा, क्या कुछ दिनों के लिए हमारे पास फिजिक्स, कुछ दिनों के लिए हमारे पास क्या होगा, केमिस्ट्री होगा, जो कि दोनों पैरेलल में आपके पास चलेंगे, ठीक है। बात है समझ। तो ये आपके पास सिलेबस ओवरव्यू आपके पास है। So we have first chapter number first, that is light reflection and refraction. Light reflection, reflection and refraction. So we will discuss first of all what is a light, ठीक है ना। तो लाइट के बारे में पढ़ना, तो पहले तो हमें लाइट के बारे में पता होनी चाहिए। आपसे मैं पूछूं क्या होता है लाइट, बचपन में पढ़ा होगा लाइट क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक ने बता दिया सर लाइट का मतलब ये है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लाइट अगर सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर मैं कहता हूं करंट सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं, इलेक्ट्रिक पावर सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं। तो मैं बताऊंगा इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने बताया, अब फर्क क्या है, कौन सी, ये किस टाइप का सोर्स ऑफ एनर्जी, सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब सेंसेशन ऑफ विजन, एग्जैक्टली, ठीक है। सो इससे हमारे पास क्या आ जाता है सर, सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं, फिर हम आगे जाके इसमें डिस्कस करेंगे एक्चुअल, मतलब कि ये तो ऐसी लैंग्वेज आपने बता दी जो एक आम इंसान को आपको समझाना पड़ेगा, मैं एक आपके लेवल के लिए, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपको एक उस इंसान को समझाना पड़ेगा जिसको मालूम नहीं होगा लाइट के बारे में, मतलब एक सिंपल अल्फाज में समझाने के लिए। लेकिन एक्चुअली इसकी बिहाइंड एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, मतलब लाइट को इन डीप हम कैसे समझ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करें। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने बताया इससे सेंसेशन ऑफ विजन आता है, सेंसेशन ऑफ विजन इन अस, सो वी कैन सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, है कि नहीं। आपको ये सारी डीपीपीज मिलेगी, ठीक है ना। आपको शाम को आप खुद लिख भी सकते हो, ठीक है ना, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि ताकि आपको पूरा फोकस बोर्ड पे रहे, आप अंडरस्टैंड कर पाओ, तो भी आपका ऐसा तरीका मैंने अपनाया, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेदर जो भी चीज होगी फुल स्टॉप तक, ये शाम को आपको सेंड होगा, आप इजीली इसको कॉपी कर सकते हो इन दो वीडियोस के साथ भी, ठीक है। सो सेंसेशन ऑफ विजन इन अस, तो वी कैन सी द कलरफुल world around us, है ना। You can see the stars, you can see the mountains, plains, rivers, everything around you, you can see using, अगर आपके पास लाइट वहां पे मौजूद होगी। विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी दीज थिंग्स, है कि नहीं। अगर इवन दो लाइट भी है, फिर इंसान की मतलब डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, जिसकी मदद से वो देख नहीं पाता है, ठीक है। सो हमने देखा यहाँ पे कि आपके पास, आपके हिसाब से ये सही भी है क्या सर, लाइट जो हमारे पास है एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम देख पाते हैं, दाएं या बाएं कलरफुल वर्ल्ड, जो भी चीज हमारे पास है लाइट की मदद से हम देख पाते हैं। कुछ और चीज जो लाइट के बारे में आपको मालूम है, ठीक है। चलो ये ठीक है, काफी अच्छा खासा है। अब हम लाइट का वो तरीका देखेंगे, लाइट को ऐसे समझेंगे कि इसका एनालिटिकल बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। सर लाइट हम जो कहते हैं ना, लाइट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, light is an electromagnetic wave, light is an electromagnetic wave। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को तो बाद में छोड़ो, पहले हमें मालूम होना चाहिए वेव क्या होता है, ठीक है। Did you know that what is a wave?
क्या होता है वेव? शाबाश, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, एनर्जी जो ट्रेवल करती है। शाबाश, ठीक है, सही है, आपने यूजुअली कहीं ना कहीं देखा होगा सर ये वेव होती है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके का आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा होगा, आपने बोला ये तो वेव है हमारे पास है। जरूरी इस टाइप की वेव हो सकती है, आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है, जरूरी ऐसा नहीं, आपके पास रिप्रेजेंटेशन के लिए आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई भी टाइप की वेव, ठीक है ना। सो आपने वेव बना दी यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या वेव हमारे पास है? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा साउंड, पढ़ा है ना, साउंड में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज साउंड? फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिर्फ ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, सब है फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही बात है। मैं कह रहा हूं कि आप वो चीज बता जिससे मैं भी मुतासिर हो सकूं कि नहीं बंदे को मालूम है कुछ ना। आपने पढ़ा होगा साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो कहीं ना कहीं वेव का कंसेप्ट वहां पे आया होगा, टीचर ने वहां पे आपको बताया होगा एक्चुअली वहां पे। इंडिया आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि वेव आपके पास एक्चुअली क्या चीज है, ठीक है। कल का खाना याद नहीं है तो वेव क्या याद होगी? हाँ सर, व्हाट इज अ वेव? सी, वेव इज नथिंग, सपोज अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे माहौल है पढ़ाई का, हमारे पास यहाँ पे पढ़ाई एक माहौल कोई नहीं है, मीडियम कोई नहीं होता, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है अच्छे से, ठीक है, हम बैठ रहे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अचानक कोई दरवाजा खोला, मे आई कम इन सर, उसने क्या किया? हमें डिस्टर्ब, इस माहौल को डिस्टर्ब किया। इसी तरह अगर मैं आपको कह दूं, मान लीजिए आप एक शोर पे बैठे हो, मान लो डल लेक, उसके शोर पे बैठे हो, इसके वन ऑफ द बैंक पे बैठे हो, आपने एक पेबल उठाया, पानी शांत है, उठाया और लगा दिया इसमें, अब ये पानी क्या हो गया? डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब किसकी वजह? जब डिस्टर्ब वहां पे क्या बने? रिपल्स बने ना ऐसे, दैट डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट वी कॉल्ड एज अ वेव, सिंपल अल्फाज में, ठीक है। सो व्हाट इज एक्चुअली अ वेव? सर, वेव इज नथिंग बट इट इज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, एक मीडियम में आपके पास जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है उस चीज को हम क्या कहते हैं सर? वेव कहते हैं, ठीक है ना, बात आई मेरी समझ, ठीक है। अब ये जो डिस्टरबेंस एक्चुअली होती है ये क्या होता है? ये जो डिस्टरबेंस है एक्चुअली ये क्या चीज है सर? ये क्या भला है? एक्चुअली ये जो डिस्टरबेंस आपके पास है, इट इज नथिंग बट इट इज एनर्जी, इट इज एक्चुअली वेव इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। 9th क्लास याद होगा, मोमेंटम, 9th क्लास याद होगा, दैट इज द मोमेंटम, ठीक है ना। मोमेंटम वहां पे आपने पढ़ा होगा, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना, पढ़ा होगा आपके पास, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आपने पढ़ा होगा अगर आपके पास एक बॉडी है, एक उसकी वेलोसिटी v है, अगर आपके पास एक बॉडी है और उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है ना, मास m है, तो हम मोमेंटम p से डिनोट करते थे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पर जो मैं एरो डाल रहा हूं, इट मींस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी होता है और एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी इसका है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि जो आपके पास एक्चुअली जो एनर्जी आपके पास वेव है, इट इज अ वे, एक वे है हमारे पास है जिसकी मदद से एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो तो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिपेंड करता है किस टाइप की एनर्जी होगी। जब एक जगह से दूसरी जगह आपको मालूम है द एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोशन, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो इट्स अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एंड मोमेंटम। क्योंकि देखिए अगर एक पार्टिकल वेव एक जगह से दूसरी जगह चली गई, वेव एक जगह से दूसरी जगह चली गई, उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होगी? यस, अब वेलोसिटी चेंज, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज होगा। आगे जाके देखेंगे, आपने वहां पे भी देखा होगा, उसको इंपल्स भी हम वहां पे कहते हैं, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम वी कॉल दिस क्वांटिटी मेजर ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब किसी बॉडी का मोमेंटम जो चेंज हो रहा है उसका मेजर करने का तरीका, उसको हम इंपल्स कहते हैं, ठीक है। सो हमने समझा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए लाइट, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट तो अभी हमने नहीं समझा, हमने समझा पहले वेव क्या होता है।
So what is a wave? It is nothing but it is a disturbance produced in a medium. एक मीडियम में जो डिस्टर्बेंस, लाइकवाइज हमने बताया रिपल डाला किसमें, सॉरी पानी, पेबल डाला पानी में, उससे रिपल्स, ये जो रिपल्स है दीज आर डिस्टर्ब, इसने डिस्टर्ब किया ना पानी को। अच्छा दूसरा हम बात कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, आपने पढ़ा होगा ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो छोड़ो पे लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, अब डिस्टर्बेंस कैसे होते हैं आपको मालूम है, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। अब एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिफ्रैक्ट, प्रेशर डिफरेंस कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, हो गया ना डिस्टर्ब। अब ये जो डिस्टर्बेंस है ये भी वेव है। अब ये डिस्टर्बेंस किस प्रकार की हो रही है, क्या ये इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन हो रहा है, तब इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। क्या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन होता है, तब इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। आई बात मेरे सामने, ठीक है ना। तो याद रख लो आपके पास कि वहां पे हमने पढ़ा होगा 9th क्लास में, आपने ट्रांसवर्स और इसका डिफरेंस कैसे किया होगा, वहां पे भी मैंने बता दिया है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास डिस्टर्बेंस होती है इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। दूसरा हम देखेंगे लाइट, एक्चुअली इट्स अ ट्रांसवर्स, इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स नेचर। आगे देखेंगे वो क्या होता है, यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस होती है ना, वो होती है आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। सपोज मैं चल रहा हूं, एनर्जी यहां से जा रही है, ठीक है, लेकिन मैं जो वाइब्रेट कर रहा हूं ना, वाइब्रेट जो मेरे पास हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यहां से चल रही है, ऐसे करके वाइब्रेट हो रहे हैं हम, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन कुछ ऐसे प्रकार की हो रही है, प्रोपगेशन ऐसे, वाइब्रेशन ऐसे, तो आपके पास यहाँ पे ट्रांसवर्स नेचर कहा जाएगा। आगे जाके इसको डिटेल में हम समझेंगे, अभी अगर आप याद भी नहीं रखोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर होना इस वे में क्या होगा, एनर्जी है कि नहीं। देखिए कैसे एनर्जी, देखो मॉलिक्यूल्स, पानी डिस्टर्ब हो गया ये जो रिपल्स की वजह से, अगर जब तक इन रिपल्स के पास एनर्जी नहीं होगी, क्या ये डिस्टर्ब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो इट मींस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। अब यू कैनॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैनॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, कहीं ना कहीं किसी फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक आपके पास वहां पे चेंज आ जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल कि आपके पास वेव क्या होती है हमारे पास। तो वेव हमने बता दिया, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूसिंग अ मीडियम, ठीक है। तो वेव को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, वेव को रिप्रेजेंटेशन, सर रिप्रेजेंटेशन के माने ये है, जैसे मैं आपको बता दूं पाथ आपका कैसा है, पाथ के माने ये है आपकी ट्रेजेक्टरी कैसी है, ठीक है। आप जो चल रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, कैसे चल रहे हो, आप कहते हो किसी का सर्कुलर पाथ है, किसी का स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है। अब किसी का इलिप्टिकल पाथ है, आगे जाके देखेंगे, किसी का आपके पास यहाँ पे पैराबोलिक पाथ है, इस तरह एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मसला ये है, मैंने बता दिया पाथ इसका सर्कुलर, अब डिफरेंशिएट कैसे करूं, आपको बात आई मेरी समझ। मैं कह रहा हूं कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई सर्कल में चल रहा है, कोई इलिप्टिकल पाथ में चल रहा है, कोई किसी और पाथ में चल, अब मैं कैसे इसकी ट्रेजेक्टरी जो है ना, इसका जो पाथ है ना, मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर आपने देखा होगा जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर ऑर्बिट में, कैसे होता है कि हर कोई सेम ऑर्बिट में आ जाएगी, अगर सेम ऑर्बिट तो टकरा के नीचे गिर जाएगी। या जो एस्ट्रोनॉट्स आते हैं, कहां से आते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, वापस कहां की तरफ, अर्थ, उनको मालूम है कहां पे गिरेंगे, है ना, तो उनको ट्रेजेक्टरी मालूम होता है। या हम ऐसे कहते हैं लॉन्च करते हैं रॉकेट, पर्टिकुलर टारगेट कहां पे, ये कैसे मालूम, क्योंकि उसकी ट्रेजेक्टरी मालूम हमारे पास है, ये कहां पे गिरेगा। तो इसकी बिहाइंड एक फिजिक्स आपके पास क्या चीज है वो सीखनी है, ठीक है ना। अब यहां पे मसला ये है, अब ये जो पाथ है ना, ये कैसे डिटरमाइन होगा, पाथ डिटरमाइन होगा आप कैसे डिस्प्लेस हो रहे एक जगह से दूसरी जगह। 9th क्लास में याद होगा मोशन पढ़ा है ना, मोशन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा वहां पे मोशन क्या चीज होती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो मैं बता रहा हूं आपको, पाथ या बाकी चीजें, ये रिलेटेड उसी के साथ है। अब यहां पे मैं कह रहा हूं इसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है। कैन यू टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये फर्क है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस का, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है डिस्प्लेसमेंट का, है ना। अब पार्टिकल कैसे डिस्प्लेस हो रहा है, ये पाथ उसी पे डिपेंड करेगा, ट्रेजेक्टरी उसकी उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर मेरे पास ऐसे में चल रहा हूं along x axis, only along x axis, आप बताओगे स्ट्रेट लाइन में सर चल रहा है ना, कैसे बताओगे मैथ में, आप बताओगे इसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये बताओगे ना। सपोज आपके पास ये x एक्सिस है,
और ये आपके पास y एक्सिस है। मैंने इधर स्टार्ट किया, ठीक है ना, मैं चल रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट, x कामा 0, y 0, y कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, 0 में चेंज होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज। तो आप बताओ कि इसका जो पाथ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन इसका इसलिए क्योंकि इसका कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक ही। मैथमेटिक्स में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था वहां पे, ठीक है ना। दूसरा अगर ऐसा होगा कि मेरे दो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, सपोज x कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, तो आप बताओ ये प्लेन में चल रहा है ना, प्लेन मतलब 2D में, x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी। इस तरह अगर मेरे पास तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट, सब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस इन स्पेस में चल रहे हो, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, x कोऑर्डिनेट भी, y कोऑर्डिनेट भी और z। तो आप बताओ ये स्पेस 3D में चल रहा है, ये 3D में है, ये 2D में है, ये 1D में है, स्ट्रेट लाइन है ना, उसको कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, इसको कहते हैं मोशन इन अ स्पेस। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब आपके पास मैंने देखो, ध्यान रखो, अब यहां पे ये कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या x कोऑर्डिनेट एक लीनियर फॉर्म में, स्क्वायर टाइप, क्यूबिक, ऐसा भी हो सकता है आपके पास। फिर आप कहते हैं कि सर्कुलर पाथ होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, इसी हिसाब से देखते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज, मींस की डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास यहाँ पे पार्टिकल का है वो कैसे हो रहा है। इन द सेम वे जो वेव की मुझे रिप्रेजेंटेशन करना, एक्चुअली मुझे क्या इसका रिप्रेजेंट करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पे रिप्रेजेंट करना है। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे हो रहा है। सबसे बेसिक जो हमारे पास है, हमारे पास बहुत टाइप की वेव्स आपके पास है रिप्रेजेंटेशन का, हायर क्लास में आप आराम से पढ़ोगे। ये इतना आपके पास मैं डिटेल इसलिए समझा रहा हूं ताकि आगे जाके जो आपके पास एग्जामिनेशन, आगे जाके 11th में चढ़ोगे वहां पे आपको प्रॉब्लम ना आए, 12th में चढ़ोगे वहां पे आपको प्रॉब्लम ना आए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस करना वहां पे प्रॉब्लम, और कुछ ना कुछ आप हट के होने चाहिए डिफरेंट स्टूडेंट से। क्यों, ऐसा नहीं कि आपके पास आपको सिर्फ हक है पढ़ने का, उसका नहीं, जब आप थोड़ा डिफरेंट उसको बता दोगे उसमें भी क्यूरियोसिटी आ जाएगी सीखने की, है कि नहीं। जब आप सीख के जाओगे उसमें भी क्यूरियोसिटी आ जाएगी सीखने की, आपको देख के वो भी सीख सकता है, वो बोलेगा कि नहीं अगर आप इसको ये चीज पता मुझे क्यों नहीं मालूम है, मैं भी सीखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको हक है उसको बताना, ठीक है ना वहां पे। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपके पास आप डिफरेंट चीज अगर आपको मालूम है ना, डिफरेंट तरीके से आप एनालाइज करते हो चीजों को, तो आपके लिए बेस्ट वे में टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब डिफरेंट वेव्स को आप डिफरेंट तरीके से, आपने जो ये वेव देखी होगी ऐसे रिप्रेजेंट जो आप करते हो वेव को, 9th क्लास में भी आपने देखा होगा, ऐसे आप कुछ वेव को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसको साइनोसाइडल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोसाइडल। अभी जो मैंने वहां पे बनाया, इससे पहले अगर आपको याद होगा मैंने बनाया था इट इज ट्राइंगुलर वेव। देखिए इट इज ट्राइंगुलर वेव, ये जो मैंने बताया इट इज स्क्वायर वेव, ठीक है। ये जो अभी मैंने बता दिया इसको ट्राइंगुलर वेव हम साइनोसाइडल वेव कहते हैं। ऐसा ही हमारे पास साटूथ वेव भी है, हायर क्लास में आपको पढ़ना है, ठीक है ना, बात आई मेरे समझ। साइनोसाइडल का मतलब ये है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या ऐसे आपके पास वेव में जो आपके पास है, ये जो मीडियम पार्टिकल को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते या तो साइन फंक्शन से या तो कोसाइन फंक्शन। डिड यू नो साइन एंड कोसाइन, ट्राइगोनोमेट्री पढ़ी है ना 10th क्लास, सॉरी अच्छा आपको तो अभी पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्री, आगे जाके हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री में हमारे पास कुछ फंक्शंस हमारे पास होती है, इनको हम उन्हीं से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे। जिस तरह इससे पहले आपने सुना होगा कुछ लॉगरिथम तो कम से कम सुना होगा, या इससे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या चीज है वो आगे जाके वहां पे देखेंगे। तो इस वेव को क्या कहते हैं हम, साइनोसाइडल वेव, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे पार्टिकल का आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इसका अलोंग y एक्सिस, तो y से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से x एक्सिस से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो एक वेव जो आपके पास है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट y, ये डिपेंड करता है x और t पे। x और व्हाट इज x, ये x कोऑर्डिनेट, और t मतलब टाइम, t यहां पे हमारे पास टाइम है, ठीक है ना। ये आपके डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस,
y आपके पास डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये बात आई समझ? ठीक है, चलिए ठीक है। आपके पास ये जो एक फुल वेव आपके पास है, इसके दो हाफ्स होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा अगर हम समझे, ये एक हाफ का एक हाफ आ जाएगा और ये दूसरा नेगेटिव हाफ आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मैं बता दूं मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, मैं इस हाफ को लूंगा और इस डायरेक्शन में चल रहा हूं इस हाफ से अपोजिट लूंगा। अपोजिट हम कैसे, अगर मैं लिखूं 2, इसका अपोजिट क्या आएगा? -2, लाइक एंटोनियम एंड सिनोनिम्स। ठीक है ना, तो आपके पास +2 यहां से -2। इन द सेम वे अगर इस हाफ में ऐसा कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं मीडियम पार्टिकल्स, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो जाएंगे आपके पास, है कि नहीं? तो इसका कौन सा हाफ आ जाएगा? ये पॉजिटिव हाफ। ये कौन सा आ जाएगा? अब कितने देर के बाद, अगर आपको देखना फिर वेव कब रिपीट फिर से हो रही है, वेव फिर से क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। देखिए अगर आप देखो यहाँ पे फिर से वेव क्या हो रही है हमारे पास? रिपीट हो रही है, फिर से पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। कहां से फिर रिपीट हो रही है? तो यहां से यहां तक एक आपके पास क्या आ जाएगा? एक फुल वेव आ जाएगी आपके पास। तो ये जो हमारे पास है यहां से लेकर यहां तक एक फुल वेव कहलाई जाएगी। ठीक है, अब ये जो फुल वेव हमारे पास है, अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये आपके पास है पेंडुलम। ठीक है ना, देखा होगा पेंडुलम आपने, ये आपके पास ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन, है ना। मैक्सिमम ये डिस्प्ले सपोज यहां तक हो रहा है, देखो यहां पे मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। फिर कुछ है, हो रहा है, अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा यहां जा रहा है, फिर वापस, फिर यहां जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ठीक है ना, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास वो कितना हो रहा है? ठीक है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वी कॉल दिस एज एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसको? ये पढ़ा होगा आपने सर, इस चीज को हम क्या कहते हैं? ए से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? सर एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा वेव डिस्प्लेसमेंट कितना दिखा सकती है? सपोज मैं बता दूं, आपने रिपल, वहां पे हमने देखा कि जब आपने पेबल डाला, पेबल को डाल के अल्टीमेटली वहां पे रिपल्स बनते हैं। कुछ रिपल छोटे बनते हैं, कुछ रिपल्स, छोटा पत्थर डालोगे तो रिपल छोटे बनेंगे, है ना, तो उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो कम आ जाएगा। बड़ा पत्थर डालोगे तो बड़ा रिपल बनेगा, बड़ा रिपल बनेगा, इसका मतलब ये कि जो डिस्प्लेसमेंट वहां पे वेव की हो रही है, जो मीडियम पार्टिकल वहां डिस्टर्ब हो रहा है, वो सबसे ज्यादा हो रहा है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वहां पे होगा। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो ये सपोज मैं समझा रहा हूं पेंडुलम से, या डिस्प्लेस हो गया, मैक्सिमम इतना हो रहा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। अब देखो यहाँ पे एक फुल वेव कैसे बनती है। ये देखो, मान ली मैं ओरिजिन पे हूं, मीन पोजीशन पे समझो। अब यहां से गया मैं इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, यहां से यहां तक एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस आया मीन पोजीशन, आया वापस मीन पोजीशन, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, दूसरे हाफ में, है ना, दूसरे साइड से एक्सट्रीम, फिर आया एक्सट्रीम, फिर वापस आया मीन पोजीशन, फिर ये एक फुल ऑसिलेशन या फुल एक वेव बनती है हमारे पास। इसको हम साइकिल भी कहते हैं, एक फुल साइकिल भी कह सकते हैं, या फुल वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, या फुल ऑसिलेशन भी कहते हैं। एक फुल वेव को फुल साइकिल, एक साइकिल कह सकते हैं, एक वाइब्रेशन कह सकते हैं, एक ऑसिलेशन भी कहते हैं। आई बात मेरे समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? अब कितनी ऑसिलेशंस होगी पर सेकंड एक वेव? कितनी ऑसिलेशंस होगी पर? उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? पढ़ा होगा आपने, एफ से भी डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है ना, या न्यू से करते हैं। न्यू का मतलब ऐसे कई सान लखुन वी, ठीक है। सो इसको थोड़ा हट के लिखना है, इसको वी को आपको, तो ये न्यू इसको क्या है, ग्रीक वर्ड है न्यू, ठीक है। सो न्यू या एफ से आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। सो वी कॉल दिस एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। क्या कहते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है आपने पढ़ा होगा? इट इज हर्ट्स, HERTZ, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट
हर्ट्स HZ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। बात आई मेरी समझ, कोई कंफ्यूजन? तो कितनी वेव्स बनी एक सेकंड में, कितनी ऑसिलेशंस, क्या बताया मैंने एग्जांपल के तौर पे? पेंडुलम का एक ऑसिलेशन, दूसरी ऑसिलेशन, तीसरी ऑसिलेशन। स्टार्ट किया ना इधर से। अब देखो अगर मैंने इधर से स्टार्ट किया, बताओ, एक ऑसिलेशन, आपको बात है मेरी समझ। देखो यहां इधर गया, वापस उधर गया, वहां एक, क्योंकि आपने देखा इधर था, गया एक्सट्रीम, फिर वापस हाफ वेव, एक्सट्रीम, फिर वापस दूसरा हाफ, कंप्लीट। तो एक फुल वेव आपके पास बन। कितनी ऑसिलेशन एक सेकंड में होगी, उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे। एक फुल वेव की लेंथ जो हमारे पास होती है, इसको वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ा होगा ये भी आपने 9th क्लास में। आपको जस्ट मैं रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं। व्हाट इज वेव लेंथ? इट इज द लेंथ ऑफ वन फुल वेव। एक फुल वेव का आपके पास लेंथ क्या है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं सर? वेव लेंथ भी कहते हैं, ठीक है ना। बात आई मेरी समझ। उसको कनेक्शन दो, यहां पे इसका कनेक्शन है। अच्छा, छोड़ दो। एक फुल वेव जो आपके पास है, एक फुल वेव की जो लेंथ आ जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? दैट वी कॉल्ड एज वेव लेंथ, ठीक है। अब ऐसे मेजर कैसे करते हैं? देखिए आपके पास यहां पे जो हमने वेव बना दी, कुछ मीडियम पार्टिकल्स रेज हो गए अबोव द बेस लाइन, है ना, अबोव द बेस लाइन। ये जो आपके पास ये जो हम्प बनता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? और यू नो दैट ये जो डंप बनता है, इसको क्या कहते हैं? ट्रफ। अब ध्यान रखो, एक फुल वेव कहां से कहां तक बनेगी? एक फुल वेव हमारे पास कहां से कहां तक? यहां से लेकर सर यहां तक, है ना, यहां से यहां तक। अच्छा अगर मैं ये कह दूं यहां से यहां तक, ये भी चलेगा ना? यहां से यहां, देखो ये कौन सा हिस्सा है? ये चौथा हिस्सा है। देखो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और मान लो एक फुल वेव के 4 हिस्से हैं। अब मैंने एक हिस्सा काटा, यहां जोड़ दिया, फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। अगर मैं कह दूं एक फुल वेव की लेंथ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, मैं ये भी कह सकता हूं इस पॉइंट से लेकर, है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है ना। अब ये क्या हुआ? दो क्रस्ट्स के दरमियान डिस्टेंस, या ऐसे कह सकता हूं दो ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस। सो वी मेजर वेव लेंथ जो हमारे पास होती है, लेंथ ऑफ फुल वेव, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द वेव लेंथ? इट इज द लेंथ ऑफ वन फुल वेव एंड इट्स मेजर्ड एज अ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स। कंसेक्टिव का मतलब एक के बाद, ऐसा नहीं आप एक क्रस्ट इधर लोगे, दूसरा 10 वेव्स ऑसिलेशंस के बाद लोगे, वो तो एक वेव लेंथ नहीं आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी, दैट वी कॉल्ड एज अ वेव लेंथ, ठीक है ना। अच्छा यूनिट इसका क्या आएगा? मीटर में, है ना, यूनिट इसका मीटर में आ जाएगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा, एक फुल वेव को तो टाइम लगेगा ना कुछ, है ना, एक फुल वेव को हमारे पास कुछ टाइम लगेगा, दैट वी कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू वन फुल साइकिल या वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। इसको टी से डिनोट करेंगे, मेजर किस में करेंगे? ऐसे यूनिट सेकंड्स में, ठीक है। और हमेशा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। टाइम पीरियड किसका उल्टा है? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या आ जाएगा फिर? टाइम पीरियड। तो इसका मतलब यूनिट दूसरा हम बता सकते, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज था ना, था कि नहीं? इसको हम लिख सकते हैं, टाइम का क्या है? सेकंड। सेकंड को ऊपर लाओ, क्या बनेगा? पर सेकंड बनेगा ना, तो हर्ट्ज के माने पर सेकंड, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज और पर सेकंड। यूनिट ऑफ टाइम पीरियड? सेकंड। यूनिट ऑफ वेवलेंथ दैट इज मीटर हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं लेंथ लूं कुछ,
कुछ लेंथ लूं मैं, उस लेंथ में हमारे पास कुछ वेव्स पास होगी। सपोज एक वेव की लेंथ है मान लीजिए 1 मीटर, तो 100 मीटर में कितनी वेव्स आएगी? 100। अब आपके इसी तरह 1 सेंटीमीटर या हम जनरल में कहें 1 यूनिट लेंथ में हमारे पास कितनी वेव्स क्या होगी? पास होगी। उसको हम कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं? वेव नंबर। इसको न्यू बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? वेव नंबर। सो व्हाट इज वेव नंबर? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ, इसको क्या कहेंगे हम? वेव नंबर। अभी किसके बराबर होगा? देखो अगर 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर, एक वेव की लेंथ कितनी होती है? लैम्डा, है ना। 1 मीटर को एक वेव की लेंथ से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा ना कितनी वेव्स आ जाएगी? सिंपली 1 मीटर को डिवाइड करें एक वेव की लेंथ से, उसमें निकले अगर एक वेव की लेंथ है 1 ही मीटर, तो कितनी वेव्स पास होगी? 1 मीटर में से 1 ही। अगर एक वेव की लेंथ है आधा मीटर, तो कितनी वेव्स होगी? 1 मीटर में पास 2 वेव्स। अगर 1/4 है तो 4 वेव्स, 1/8 है तो 8 वेव्स, इसी तरह अप टू 100। ठीक है, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। अच्छा, इसका यूनिट क्या आ जाएगा? वेव नंबर का यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर का इनवर्स, है ना, क्योंकि वेव लेंथ का क्या आ जाएगा? मीटर। ऊपर आएगा क्या बनेगा? मीटर का इनवर्स, तो पर मीटर इसको कहा जाता है। ठीक है, बात आई समझ? ठीक, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।